अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली खिज़र है। आज मैं जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर थोड़ी बात करूंगा, इसमें थोड़ा मैं एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दूंगा, आज क्या सूरत हाल है जनरेशन के हिसाब से, और सर्कुलेटेड रिडक्शन या आम अल्फाज में हम अगर कंज्यूमर टैरिफ को कम करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और उसके एंड में एक होगा कि कंपेटिटिव मार्केट बननी चाहिए, जिस पे हम अगली वीडियो करेंगे। तो अगर हम शुरू करें तो हम देखें कि हमारे यहाँ आईपीपीज़ का सिलसिला शुरू कैसे हुआ था। तकरीबन 1980s के अंदर हबको जो था उसकी एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। वो बात हो रही थी तकरीबन 82, 83, 84 इस वक्त में बात होना शुरू हुई। 10 साल लगे तकरीबन उसके जो पावर परचेज एग्रीमेंट और बाकी चीज़ों को सेटल होने में, और उसके बाद वो तकरीबन प्रोजेक्ट जो है साइन हुआ पीपल्स पार्टी के ज़माने में, और उसके बाद वो 97 के करीब कहीं पे वो कमीशन हो गया। इसी तरह ये प्रोजेक्ट जो था तकरीबन ये आपका 1200 मेगावाट का था, और ये फर्नेस ऑयल बेस्ड था, और उसके अंदर जो आईआरआर था वो तकरीबन 18% का था, यूएस डॉलर में था, यूएस सीपीआई से इंडेक्स था, यानी कि अमेरिका के अंदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ती थी तो इसका रिटर्न भी बढ़ता था। टेक और पे था। 30 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट है जो 2027 के अंदर जाके ख़त्म होगा। तो उसके बाद फिर एक बापडा का एक प्लांट चल रहा था जिसके अगेन 8-10 साल लग रहे थे, जो कि एफओ और गैस और डीजल सब पे बन सकता था। वो तकरीबन जो है 1342 मेगावाट का था। वो बापडा ने जब हबको के डिज़ाइन हुआ तो वो प्लांट जो है जब वो उसने बेच दिया, और वो बेच के कैपको बन गया। उसका पीपीए 25 साल का था जो 2021 में 1996 में वो कमीशन हुआ था, और 2021 में वो ख़त्म हो गया। तो ये दो प्लांट था जो 94 पॉलिसी से पहले थे। उसके बेस पे 94 की पॉलिसी बनी। 94 की पॉलिसी पे कई छोटे प्लांट आए 100 से 350 मेगावाट के, जिसमें ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज एईएस वगैरह ये आई थी और ये प्लांट्स लेके आई। और तकरीबन 94 की अगर हम पॉलिसी देखें तो उसमें तकरीबन आपका जो था वही जो है 2500 मेगावाट के प्लांट थे। तो ये अगर हम देखें पी 94 और 94 को करें तो हम तकरीबन 5000 मेगावाट के हमारे प्लांट्स आए थे। यहाँ से हमारा एक टेम्पलेट सेट हुआ था। वो टेम्पलेट जो आईआरआर रिटर्न था और हर चीज़ पास थ्रू आइटम थी, वो हबको का जो जिस तरह फैसला हुआ था उस पर हुआ था, और उसके आगे 2002 की पॉलिसी, 2015 की पॉलिसी, और आज तक जितने प्लांट्स आए हैं वो उस टेम्पलेट के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत चेंज करके आए हैं। तो हमें ये रखना चाहिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। अच्छा, जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त जो थे जरदारी साहब जो थे वो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और उस वक्त कहा जाता है कि उन्होंने किकबैक्स ली थी, और उस वक्त आपको याद होगा मिस्टर 10% ये भी कोई नाम वहीं से मशहूर हुआ था। अच्छा, जब ये प्लांट्स लग गए तो 1998 के अंदर, जब आपको याद होगा कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी दूसरी, तो नवाज शरीफ साहब और उनके लोग कहते थे कि ये इसमें किकबैक्स हुई हैं। तो उस वक्त नवाज शरीफ के एक बड़े करीबी साहब थे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो उस वक्त नया बना था, वहाँ बैठ के निगोसिएशन कर रहे थे। उस वक्त के लोग कहते हैं कि वो ज़रा उन्होंने निगोसिएशन अपनी विम्स पे की, उन्होंने निगोसिएशन के अंदर कुछ ज़रा फोर्सफुली यूज़ किए चीज़ें, और उसका अमेरिकी कंपनियां जो हैं उसके बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में नहीं आ गई। लेकिन वो निगोसिएशन होती है, अभी दरमियान में चल रही होती है, तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ जाती है, फिर जनरल ज़ुल्फ़िकार जो बागडा में आते हैं वो फाइनल निगोसिएशन इनके साथ करते हैं। तो 94 के जो आईपीपीज़ थे, हबको वगैरह, ये सारे जो है इसका आईआरआर इन्होंने तकरीबन जो है वो 12% के ऊपर कर दिया था। वो 17% और इसके करीब 16% के करीब से वो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ थे, और हर एक जो कंपनी के साथ उन्होंने मुख्तलिफ एक जो है ना एग्रीमेंट किया था। हबको के साथ किया था, फिर उस टेम्पलेट के ऊपर बाकी सबके साथ कर दिया था। तो ये कहानी चली। उसके बाद ये हुआ कि जी हमारे यहाँ मुल्क में चूँकि बिजली एक महंगी भी थी, क्योंकि वो उस वक्त जो आपका जो लेवलाइज टैरिफ था वो 5.5 सेंट का था, और शुरू का जो टैरिफ था वो 6 सेंट का कुछ था। दुनिया में जिस वक्त जो लोग कहते थे कि बिजली जितने की बनती है उससे पाकिस्तान में बिजली महंगी थी,
90 की दिहाई में लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किल उन्होंने कर दिया है कि अगले 30-40 साल में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उस वक्त बिजली की ज़रूरत थी। आपके मुल्क में बिजली नहीं थी। आपके मुल्क के अंदर बिजली की सूरत हाल ये थी कि अब सब सहारा अफ्रीका के मुल्कों से आपको मिलाते थे। आप चाहते थे कि आपकी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो मलेशिया, फिलिपीन इस तरह के मुल्कों के पास आए, जबकि आप तो अफ्रीकन मुल्कों के करीब थे। तो उस वक्त सोचा जा रहा था कि 2025 तक कोई हम तकरीबन 1 लाख मेगावाट और डालेंगे, जबकि उसके बाद हमने 20-25 हज़ार मेगावाट अभी तक और डाले हैं। खैर, उसमें मुशर्रफ साहब का ज़माना आया, उस वक्त यही बात हो रही थी कि हम नए प्रोजेक्ट ना लाएं क्योंकि अभी हमारी एग्जिस्टिंग बिजली नहीं कंज्यूम हो रही, कैपेसिटी पेमेंट है, वही बातें जो आज होती हैं उस वक्त भी हो रही होती थी, मैग्नीट्यूड फर्क था। फिर 2002 की पॉलिसी आई। उस 2002 की पॉलिसी आई, उसके अंदर जो प्लांट्स लगना शुरू हुए, और वो प्लांट जो हैं 2007-8 में लगना शुरू हुए, 2010-11 में जाके जब PPP का ज़माना था वो सारे प्लांट्स ऑनलाइन तकरीबन आ गए। उस पॉलिसी के अंदर तकरीबन आपको वही जैसे मैंने बताया कि 2,500 मेगावाट के प्लांट थे, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी इन्वेस्टर थे, ये निशात और सफ़ायर और ये सारे ग्रुप जो भी अमन शाह जिनकी नाम बात करते हैं वो सारे इसमें आए थे। कुछ छठा ग्रुप जिसके पीछे सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको भी अक्सर लोग लोकल ग्रुप कहते हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट थी, बट वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कोई नहीं थी। वो IRR जब आए तो वो IRR आपके 15% पे आए। तो कहने की बात है कि पिछली पॉलिसी के अंदर जो आपने रिटर्न जो था उनका 15 से 12% कर दिया था 1998 के 99 के निगोशिएशन में, बट जो अगली पॉलिसी जो 8-7 साल पहले बाद आई है उसमें आपने रिटर्न जो कर दिया था वो तकरीबन आपने 15% कर दिया था। अच्छा, रिटर्न जो होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिस्क प्रीमियम को ऐड करते हैं। आम अल्फाज में कि जो आपका इंटरेस्ट जो है रेट प्रिवेलिंग, उसके ऊपर आप रिस्क प्रीमियम ऐड करते हैं। चूँकि ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स थे और डॉलर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे सारे, तो हम इसमें इसमें बेंचमार्क रखेंगे वो लाइबॉर रखेंगे। लाइबॉर जो है जिस तरह हमारे यहाँ काइबॉर होता है, इस तरह ये लाइबॉर होता है। 90 की दिहाई में लाइबॉर जो है 5% से ऊपर था। 2000 की दिहाई में ये 3% पे आ गया था, तो उस हिसाब से तो ROE कम होना चाहिए था। अगर 99 की पॉलिसी में आप 12% ROE ले आए थे, तो यहाँ पे आपको 10% पे आना चाहिए था, बट आप 15% पे चले गए। वो कहते हैं कि रिस्क ज़्यादा था या क्या वजह थी, बहरहाल ये सारा सिलसिला इसमें हुआ। और मज़े की बात है कि मोस्टली उसके अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आपने रुपयों की जगह USD में उनका रिटर्न दे दिया, तो वो भी इनको आपने एडिशनल बेनिफिट दिया जो लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए था। पर वो इन्वेस्टमेंट हुई और वो प्रोजेक्ट लग गए। उस प्रोजेक्ट के बाद जो है उसमें आप देखें तो हमारे यहाँ बिजली ज़्यादा हो गई थी, और फिर 2008-9 के बाद हमारा सर्कुलेटेड क्रिएट करना शुरू हो गया, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा थी, बिजली महंगी होनी चाहिए थी, वो बिजली महंगी नहीं हो रही थी, हमारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज़्यादा थे, वो रिकवर नहीं हो पाते थे, हम बिजली के कंज्यूमर को प्राइस नहीं पास ऑन कर सकते थे, तो वो डिफरेंस जो है वो सर्कुलेटेड क्रिएट होता था। और फिर लोड शेडिंग भी शुरू हो गई 2010-11 में। आपको याद होगा 8-8 घंटे 12-12 घंटे की अर्बन लोड शेडिंग होती थी 2012-13 के अंदर। मुझे याद है लाहौर के अंदर उस वक्त तकरीबन 12-13 घंटे DHA के अंदर लोड शेडिंग होती थी। रात को 2-2 घंटे के लिए लाइट जाती थी घरों के अंदर, और DHA के अंदर जहाँ आज कोई लाइट नहीं जाती। कराची में उस ज़माने में, मैं कराची में भी रहा हूँ, तो वहाँ 2-3 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, उसी तरह के इलाके में जो लाहौर में 12-14 घंटे की होती थी। बहरहाल बहुत बड़ी डेस्परेशन थी, और उस वक्त जो है आपने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा कि हम मुल्क में बिजली लेके आएंगे, और वो नए प्रोजेक्ट के लिए 2015 की पॉलिसी आई। उससे पहले हमारा अगर देखें तो एक विंड पॉलिसी भी आई थी जो 2006 की पॉलिसी आई थी, बट विंड पॉलिसी में भी 2015 के इर्द गिर्द ही प्लांट लगे थे। विंड पॉलिसी के अंदर हमारे यहाँ तकरीबन जो है आप अगर देखें तो उसमें 24 प्लांट लगे थे जो तकरीबन 1200 मेगावाट के टोटल थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे। और अगर हम लोड फैक्टर देखें तो विंड का लोड फैक्टर तकरीबन 30% होता है, 31-32% वहाँ पे लोड फैक्टर था। यानी कि वो 1200 मेगावाट अगर हम उसको फुली यूटिलाइज करें तो वो 400 मेगावाट आपका देते हैं। जब विंड होती है कॉरिडोर में उस वक्त वो बिजली ज़्यादा बनाता है, जब नहीं होती वो नहीं बनाता। जबकि अगर हम कोल के अगर प्रोजेक्ट्स की देखें तो उसका जो लोड फैक्टर है 85% है, RLNG का देखें तो उसका 92% है। इस तरह RFO जो फर्नेस ऑयल वगैरह का भी ज़्यादा है।
इसलिए उनको बेस लोड कहते हैं कि उन पे हम सारा साल रिलाई कर सकते हैं। और हम जो विंड या रिन्यूएबल जैसे कि हाइडल भी है वो उसमें हम कुछ साल के महीने या कुछ घंटे दिन के हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, बाकियों पे नहीं कर सकते, तो वो बेस लोड नहीं होता। तो हाइडल का लोड फैक्टर देखें वो 40-42% बनता है, आपका विंड का देखें वो 30-32% है जो 35% हो गया, और सोलर का लोड फैक्टर सबसे कम है वो 17-18% बनता है। तो हमने जो बेस लोड है हमने कहा कि 2015 की पॉलिसी में हमने बेस लोड डाला। उस वक्त की हुकूमत जो थी PMLN की हुकूमत ने वो नए प्लांट्स लाए। पहले वो RLNG के प्लांट लेके आते हैं, वो RLNG के प्लांट जो पिछले प्लांट थे उससे बहुत कम कीमत पे आए। अब अगर हम पीछे जाके देखें तो 94 की पॉलिसी जो थी वो उसमें आपका टैरिफ अप फ्रंट था, और 2002 की पॉलिसी में हमने कॉस्ट प्लस टैरिफ कर दिया था। तो 294 में बंडल टैरिफ था, वो एक अलग चीज़ थी ना, 2002 में हमने कॉस्ट प्लस कर दिया था। यानी कि जो आपने कॉस्ट बतानी है हमने उस कॉस्ट को हमने चला देना है। और उसमें ये हुआ कि अगर चीज़ आपकी 100 रुपए की है, आप 150 रुपए की बता रहे हैं और गवर्नमेंट चेक नहीं होती, तो ये हो जाता है। जो कहा जाता है कि 2002 की पॉलिसी में लोगों ने चोरी की, उस पर यही कहा जाता है कि सपोजिटली आपका प्लांट जो था वो था $170 मिलियन का, और आपने कहा कि जी मुझे $200 मिलियन का मिल रहा है। आपने $200 मिलियन के ऊपर आपने प्रोजेक्ट लगा दिया। उस प्रोजेक्ट में 80-20 इक्विटी डेट था, तो डेट 80% था, तो 160 मिलियन आपने डेट उठाया, 40 मिलियन की अपनी इक्विटी उठाई, और 200 मिलियन आपने बाहर जिस कंपनी से वो प्लांट सारा कुछ लिया उसको दे दिया। अगर आपने उसे 170 पे लिया जिस तरह कुछ लोग कहते हैं, तो $30 मिलियन आपने बाहर ही सेटल कर लिया और अपनी इक्विटी को 10 मिलियन पे ले आए आउट ऑफ द 200 मिलियन प्रोजेक्ट। आप उसको कभी नहीं पकड़ सकते। दूसरा कहते हैं कि उन्होंने फ्यूल के अंदर चोरी की, कि भाई वो 10 करोड़ का फ्यूल लेते थे और 9 करोड़ का डालते थे, 1 करोड़ का वो मार्केट में बेच देते थे। अब आप अपने ड्राइवर को बेचें, उससे कहें कि 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाए, वो 900 का डलवाता है, 100 का वो मार्केट में बेच देता है, आप उसे कैसे पकड़ेंगे? आप नहीं पकड़ सकते। इस तरह आप इनको भी नहीं पकड़ सकते। तो उसके पीछे जाना तो एक खामखा की एफर्ट है। हुआ है नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, कुछ कहते हैं हुआ है, कुछ कहते हैं नहीं हुआ। बहरहाल 2015 की जब पॉलिसी में आए तो उन्होंने कॉस्ट प्लस से अपफ्रंट पे आ गए, और मजे की बात है कि उस वक्त उन्होंने जो कॉस्ट प्रोजेक्ट की थी वो नीचे ले आए। जो RLNG के प्रोजेक्ट थे कोई शक नहीं, वो हमने बड़े सस्ते बड़े अच्छे लगा दिए थे। वो नई टेक्नोलॉजी थी, वो जी ने हमें अच्छे रेट दे दिए और हमने लगा दिए। बट उसमें आयरा जो था वो तकरीबन 15% या इतना हो गया। और फिर उसके बाद जो कोल के प्रोजेक्ट आए जो सीपेक के अंदर आते हैं मोस्टली, चूँकि कोल सस्ता था, आप इंसेंटिवाइज करना चाह रहे थे, कोल की वेरिएबल कॉस्ट सस्ती थी, वो इंसेंटिवाइज करना चाह रहे थे, तो आपने वो 17% के ऊपर दे दिए, और फिर उनके अंदर डेट भी महंगा हो गया। अब अगर आप लाइबॉर को देखें, अगर पीछे जैसे हम बात कर रहे थे कि 90 की दिहाई में लाइबॉर 5% प्लस था, 2000 की दिहाई में वो 3% प्लस था, तो इसमें वो 1.5-2% पे आ गया था। और अब आएगा, अब आप और भी आप देखेंगे लाइबॉर नीचे ही रहेगा। तो इस तरह तो प्रोजेक्ट 9-10% पे आने चाहिए थे, आपने 17% 15% पे दे दिए। फिर उसके ऊपर जो लाइबॉर के ऊपर वो जो रिस्क प्रीमियम था वो बड़ा हाई रखा आपने। फिर उसके अलावा साइना इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस भी दी, चूंकि आपके मुल्क में सर्कुलर डेट था, चूंकि आपकी एक सिस्टमेटिक रिस्क था, चूंकि आपके मुल्क में 98 के अंदर एक निगोसिएशन हो चुकी थी, तो ये सारे रिस्क फैक्टर इकट्ठे हुए थे। तो और चूंकि आपके मुल्क में लोड शेडिंग थी, आप डेस्परेट थे, इस सारे रिस्क फैक्टर की वजह से वो रिटर्न आपने ज़्यादा कर दिए। तो अगर हम उसमें देखें कि हम अगर अपना उस सारे सिलसिले को देखें कि हमारा जो 2002 की पॉलिसी, यानी कि हम अगर 94, 2002 और उससे 94 से पुराने हम देखें, तो हमारे टोटल जो जनरेशन थी वो 7,746 7746 मेगावाट थी। ठीक है जी। और अगर हम देखें कि ये IPPs हैं, अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स आज कितने हैं, तो तकरीबन 18,925 मेगावाट हैं, और अभी तकरीबन 3400 मेगावाट और आ रहे हैं। तो ये तकरीबन आप देखें तो 22-23 हज़ार मेगावाट गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट है, वर्सेस तकरीबन आप देखें तो 7,500 मेगावाट प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे पिछली पॉलिसीज के थे। तो अगर हम कैपेसिटी पेमेंट पे देखें तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा जो है उसमें रोल प्ले हो रहा है। दूसरा हम देखें तो हमारे जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन होते हैं 25 से 30 साल की इनके जो परचेज एग्रीमेंट होते हैं,
उसमें डेट जो है पहले 10-12 साल में पे हो जाता है और डेट फ्रंट लोडेड होता है, उसकी पेमेंट हम जल्दी करते हैं और वो कैपेसिटी चार्ज शुरू में ज़्यादा होता है। तो जैसे 94, 2000 वगैरह पॉलिसी के जो है तकरीबन सारे डेट पे हो चुके हैं। जैसे हमने बताया था कि आखिरी जो प्लांट 2010-11 में आया था तो उसका भी एक आध साल रह गया होगा, 10 साल में डेट पे हो जाता है। 2015 की पॉलिसी में सीपैक के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं उनके डेट अभी अगले 5, 7, 8, 10 साल चलते रहेंगे। तो ये 18,000 मेगावाट और जो 3,400 मेगावाट तकरीबन 22-23,000 मेगावाट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है। जो RLNG के 4 प्रोजेक्ट हैं, 3 आ चुके हैं, 2 न्यूक्लियर के आने हैं, हाइडल एक्सटेंशन है। इनके डेट हमने अगले कुछ सालों में पे करने हैं और उसकी डेट की बड़ी हैवी कैपेसिटी पेमेंट होगी। तो उस निगोशिएशन में कहा जाता है कि इनके साथ हमें डेट को निगोशिएट करना है। कि डेट की निगोशिएशन का ये है कि जी हम उन्हें कहते हैं कि पहले 3 साल डेट में हम सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी डेट जो 10 साल में पे करना है वो 15 साल में ले जाएंगे। फिर हम कहते हैं डेटर को कि जी हमारा रिस्क प्रीमियम पहले ज़्यादा था, अब कम है, तो K+4 वो L+4 चार्ज करे तो L+2 चार्ज कर लो, या लेट से चार्ज पेमेंट पे K+4 कर रहे हो वो K+2 कर लो। तो इन सब को करते करते हमारी कुछ कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम देखें कोल के सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें IRR तकरीबन हमारा 17% है, जो कि हमने उसको इनकरेज करना था। और अगर थर्मोकोल के प्रोजेक्ट देखें तो उसमें IRR 20% तक आया हुआ है। आप देखें कि पिछली पॉलिसी में 12% IRR पे चले गए, RLNG वगैरह 15% पे है, कोल 17% है और थर्मोकोल 20% है। तो रिटर्न आप देखें, इन सब का रिटर्न हमारा बढ़ता जा रहा है। और अगर हम ये कोल के प्रोजेक्ट्स देखें तो ये प्रोजेक्ट्स भी हमारे तकरीबन काफ़ी हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इनको अगर हम देखें तो इनको हमें अगर इनके साथ हमें निगोशिएट करना है तो हमें सीपैक में हाईएस्ट लेवल पे रिक्वेस्ट करके करना है। अच्छा, कहा जाता है कि क्या हमें इन्हें ROE को करना चाहिए या हमें इनके सिर्फ डेट को करना चाहिए। अच्छा, अगर हम 2002-94 के प्रोजेक्ट को देखें तो वो तो अपने पिछले कोई 94 का प्रोजेक्ट जो है वो 20 साल से ऊपर हो गए हैं उन प्रोजेक्ट्स को। 2010 दो वाले भी 10 साल प्रोजेक्ट हो गए हैं। इतने ऐसे में वो ROE वो 15-17% वो कमाते रहे या 12% कमाते रहे। तो अगर आज हम इनको सीपैक वालों को कहते हैं कि भाई आपको हम 10% देंगे तो वो कहेंगे भाई आपने उनको ज़्यादा दे दिया, कम कर दिया। इसको भी हमें देखना है कि इन्हें हम 12% देना है कि 13% देना है, किस तरह देना है। और फिर डेट का जो है ना वो गेन ज़्यादा है तो हमें उसमें डेट के अंदर हमें ज़्यादा जाना चाहिए। अच्छा, इन सब को हम कर भी देते हैं तो हमारा जो है टैरिफ जो है वो हमारा नहीं कम होता। इन सब को हम कर देते हैं तो हमारा टैरिफ जो है तकरीबन बहुत भी कम, मतलब टैरिफ का क्या मतलब है कि हमारा साल की जो बचत होगी हमारी वो कोई 100-150 बिलियन होगी, यानी कि 10 से 20 बिलियन साल की बचत है 94-2002 वाले प्रोजेक्ट की। 70 से 80 बिलियन बचत हो सकती है साल की अगर हम गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स को न्यूक्लियर जो आने वाले हैं उसको भी हम डाल दें। जैसे डेट जिस तरह हम बात कर रहे हैं उसको कर दें, वो कितनी होगी, वो निगोशिएशन क्या होगी, और तकरीबन इतनी ही बचत हम 50 से 70 बिलियन की हम सीपैक के ऊपर भी कर सकते हैं। हमारा अब अगर सबको मिला भी लें तो हमारी 150-200 बिलियन की बचत होती है। तो और वो इसमें बहुत सारी कॉस्ट जो अभी हमारे अंदर आनी शुरू हुई है और आगे जाके बढ़ेगी, यानी कि सर्कुलेटेड का जो बिल्टअप है उसमें और वजूहात हैं, ये कॉस्ट अभी आगे आनी है, इसकी वजह से टैरिफ आगे इंक्रीज होना है। तो अगर हम ये करेंगे तो ये हमें टैरिफ आगे इंक्रीज होने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। तो ये एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि ये टैरिफ डिक्लाइन नहीं करेंगी, रादर दैन कि अगले साल का जो टैरिफ आपने इंक्रीज़ करना है उस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत को कम हमारी होगी। ये बात आपकी समझ में आती है? तो इससे आगे हम चलते हैं कि हम टैरिफ को कम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसमें हम अगर सबसे पहले देखें तो आज की सिचुएशन देखें तो आज की हमारी NTDC सिस्टम, हमारे यहाँ मुल्क में 2 सिस्टम है, एक NTDC सिस्टम है और K इलेक्ट्रिक का सिस्टम है जो कराची में साउथ के कुछ इलाकों में हमें एनर्जी सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है। तो अगर हम NTDC सिस्टम को देखें तो उसके अंदर इस वक्त जो जनरेशन कैपेसिटी है वो तकरीबन 35,000 मेगावाट की है और इस वक्त जो जनरेशन बिलिंग हम बिजली बना रहे हैं पावर प्लांट से वो हमने पिछले साल तकरीबन 122 बिलियन यूनिट यानी 122 बिलियन किलोवाट आवर बनाई है।
यानी कि जो बिजली के आपके घर में यूनिट आते हैं ना, वो 122 बिलियन यूनिट टोटल हमने बनाए हैं। और अगर हम उसको देखें तो हमारी जो करंट मार्केट की डिमांड है, जिसमें कैप्टिव है यानी कि इंडस्ट्री कुछ अपने प्लांट्स को लेके चल रही है और कुछ लोगों की डिमांड और जगहों पे है, तो अगर हम उस सब को हम वापस ले आए सिस्टम में, तो हम 140 बिलियन यूनिट की हम एग्जिस्टिंग डिमांड है हमारे मार्केट के अंदर। 122 बिलियन हम बना रहे हैं, 140 बिलियन की डिमांड है। और अगर हम इस पूरी कैपेसिटी को यूज़ कर सकें बेस्ड ऑन द लोड फैक्टर के, विंड का, हाइडल का और बाकी कोल का, RLNG का, FO का, सारे प्लांट्स की हम फुली यूटिलाइज कर लें तो हम 220 बिलियन यूनिट बिजली बना सकते हैं आज। और अगर हम ये 220 बिलियन यूनिट बना लें तो आज जो आपका टैरिफ है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो टैरिफ कैसे है। वो टैरिफ 15.5 रुपये का है। उस 15.5 रुपये से आप 12 रुपये के अंदर आप टैरिफ को ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये 220 बिलियन यूनिट पे जाना जो एक नामुमकिन है आज के दौर में। हम आज के दौर पे इसको 140-150 बिलियन तक जा सकते हैं, जिससे हमारे पास आधा रुपया 1 रुपया टैरिफ की बचत हो सकती है। उसके अलावा हमारी टैरिफ की बचत कहाँ से हो सकती है? अगर हम देखें तो हमारा जो जनरेशन का टोटल बिल है वो तकरीबन 1400 बिलियन रुपए का है, 1.4 ट्रिलियन रुपीस। तो ये 1400 बिलियन रुपए का है और ये तकरीबन हमारा जो है वो 120 बिलियन यूनिट हम जाते हैं। इसमें से हमारी ट्रांसमिशन लॉसेज हो जाती हैं, तकरीबन 17% हमारी ट्रांसमिशन जो वायर के अंदर से और इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेज, जैसे आपको पता है एनर्जी लॉस होता है, वो लॉस हो जाता है। उसको लॉस को अगर हम मिला दें तो हमारे पास 101 बिलियन यूनिट बिजली बचती है। अच्छा, नेपरा जो टैरिफ में अलाउ करता है वो 15% के लॉसेज करता है। जो 2% के एक्स्ट्रा लॉसेज हैं वो हमारा सर्कुलर डेट में शामिल होता है, वो तकरीबन 30 अरब रुपया साल का बनता है। और अगर हम ये लॉस बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये लॉस कम करते जाएंगे तो कम होता जाएगा। इसके अलावा जो हम बिल 101 बिलियन यूनिट जो बिल करते हैं डिस्कोस के थ्रू, यानी यूटिलिटी कंपनी, लेस्को, फेस्को, एस्को वगैरह वगैरह 9 है ये टोटल, इनके थ्रू, तो उसमें हमारी को 90% रिकवरी होती है। 10% बिजली के बिल हम रिकवर नहीं कर पाते। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन अगर हम डालें तो वो 1.5 रुपये का आता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी जो बिल यूनिट हुई थी 14 रुपये के हिसाब से 122 बिलियन, वो 1400 बिलियन हुए, और क्योंकि उसमें हमने लॉसेस को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, ट्रांसमिशन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन तकरीबन 1.5 रुपया पर यूनिट है। तो टोटल हमारा जो है ना 15 रुपये, 15.5 रुपये का तकरीबन यूनिट बनता है, और बिल होता है ये टोटल 1550 बिलियन रुपीस। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 10% है, तो वो आपका तकरीबन 150 बिलियन का लॉस वो आ जाता है। उसमें 30 बिलियन का लॉस आप एक्सेस ट्रांसमिशन करते हैं, 15 से 17% का, तो ये 180 बिलियन रुपया सर्कुलर डेट के अंदर तकरीबन आपका ये ट्रांसमिशन के एक्सेस लॉस और आपकी नॉन रिकवरी से आता है। तो ये सारे पावर प्लांट जितनी एक्सरसाइज है सबको आप छोड़ दें, अगर ये काम आप ठीक करते हैं तो आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। वो करना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको करना भी ज़रूरी है। एक मुश्किल काम है जिसमें हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, हम अगर अपनी बिलिंग की स्ट्रक्चर को हम देखें, बड़ी मज़े की बात है, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि हमारे जो बिल यूनिट होते हैं तकरीबन 100 बिलियन यूनिट जो बिल होते हैं, उसमें 50% जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं, मेरे आपके घर के अंदर आते हैं। और उस 50% रेजिडेंट का भी 70%, यानी टोटल का 35% जो है वो 300 यूनिट से नीचे वाले हैं, जिसको हम बड़ी hefty सब्सिडी देते हैं। और इंडस्ट्रियल यूनिट और बाकी जो यूनिट वाले हैं वो इसके पैसे देते हैं। तो इस सब्सिडी को भी हमें टारगेट करना चाहिए। आपका बड़ा अच्छा एहसास प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके थ्रू ये टारगेट सब्सिडी दें और हर किसी को ये ब्लैंकेट सब्सिडी से निकले। यानी कि 35% जो बिजली बिल हो रही है वो आप जो है वो आप इधर दे रहे हैं इनको। अच्छा, ये 50% ये हो गया कंज्यूमर, 70% उसके अंदर हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रियल सब्सिडी यूनिट हैं। अच्छा, इसके अलावा 25% डिमांड जो है हमारी इंडस्ट्री से आती है, और वो हमारा 1% ऑफ द कंज्यूमर भी नहीं है। यानी कंज्यूमर बेस में 25% डिमांड जो आती है इंडस्ट्री से आती है, वो 1% कंज्यूमर नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपको सुनने वाली कि ये 1% कंज्यूमर भी नहीं है, तो इसको हमें बढ़ाना है।
यानी 25 बिलियन यूनिट इसको जो देते हैं, ये तकरीबन 10 से 12 बिलियन यूनिट कैप्टिव पावर जनरेशन से लेता है, जो अपनी पावर जनरेट करता है। तो वो डालते हैं तो 120 के अंदर 135 136 हो जाएगा, और ये 25 से कुछ 37 38 पे चला जाएगा। और ये अच्छा कंज्यूमर होता है, इसके साथ चिक चिक नहीं होती, बिल भी पे कर देता है, आसान होता है ट्रैक करना, डोमेस्टिक को ट्रैक करना, उसको करना बड़ा मुश्किल होता है। और दुनिया में अमूमन बेस लोड इनके लिए लगाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बेस लोड जो लगाए जा रहे हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए लगाए जा रहे हैं। अब डोमेस्टिक कंज्यूमर को बेस लोड को लगाने की एक और मैं चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान का पीक लोड गर्मियों में जून जुलाई में जो टच हुआ है वो 24,000 मेगावाट का हुआ है, और सर्दियों में यानी जो नवंबर में और या फरवरी में जब ना इस हीटर चल रहे होते हैं ना कुछ, उस वक्त 8 से 9,000 मेगावाट इस्तेमाल होता है। 35,000 के मेगावाट पे बैठे हुए हैं, जबकि आपका एवरेज साल का जो कंजम्पशन है वो 15,000 मेगावाट है। आप डोमेस्टिक को ये घर के एसी के पीछे बेस लोड लगाई जा रहे हैं, जिसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट पे किए जा रहे हैं। इस पॉलिसी से हटे हमें ये बेस लोड इंडस्ट्रियल के लिए लगाने चाहिए, जो पूरा साल चलता है, रिलायबल कस्टमर है और उस पर चले। बट इंडस्ट्रियल कस्टमर कहता है कि मैं इंडस्ट्री को इधर ना नहीं लाता, या मैं नहीं इंडस्ट्री नहीं लगाता क्योंकि बिजली बड़ी महंगी है। बिजली सस्ती करोगे तो बिजली लाओगे, तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम हो चुका है। तो हमें बिजली सस्ती भी करनी है और इस इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को लाना है। अब हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला लेके आना है कि हम जो हमारा सर्दियों में हम 8,000 मेगावाट कर रहे हैं, उस 8,000 मेगावाट की जगह हम अगर इसे 15,000 मेगावाट 16,000 मेगावाट पे लेके जाते हैं, तो एक एडिशनल 7,000 मेगावाट 8,000 मेगावाट की जो बिजली है वो इंडस्ट्री को आप कम कीमत पे दे दें, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे दे दें, ताकि कैपेसिटी तो आपकी जो है ना उससे कवर हो सके। उसका ये भी सोचने की बात है कि हुकूमत क्या इतनी समझदार है, ये कर सकती है कि नहीं कर सकती। बहरहाल हमें इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को बढ़ाना है, उसको उधर लेके जाना है, उसके बगैर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा, हमें डिस्कोस की जो उसके लॉसेस को कम करना है, ये उसके बगैर नहीं हो सकता। अब इन दोनों चीज़ों को लाना, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को इसके अंदर लेके आना, डिस्कोस के यूटिलिटीज कंपनीज के लॉसेस को कम करना, और इवेंचुअली बिजली की कीमत को 12-10 रुपए पे लेके आना। अगर हम ये 220 बिलियन यूनिट पे चले जाते हैं, आज 220 नहीं तो हमारी अगले 3 साल में जो 5 साल में जो है 52,000 मेगावाट की कैपेसिटी आ जाएगी तकरीबन। तो हम अगर 180 बिलियन यूनिट यानी 120 बिलियन यूनिट से 180 यानी कि 50% इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत फ़र्क आ जाएगा। उसके लिए हमें कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट की तरफ जाना है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर, बायर सब अलग हो। वो कैसे बनेगी वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज का मैं कहने का मकसद ये था कि जनरेशन की जो हम निगोशिएशन कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, ये सर्कुलेटेड डिडक्शन में काम आएगा, लेकिन आपकी बिजली सस्ती नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको अपनी 70% जो आप वो सब्सिडी देते हैं कंज्यूमर को डोमेस्टिक, उसको कम करना है। आपको जो कैप्टिव के ऊपर बंद है आपका कंज्यूमर, उसको लेके आना है। उसके अलावा बिजली और मुख्तलिफ जगह से लानी है। अब हमारी बहुत सारी बिजली ट्रांसपोर्टेशन, हमारी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल पे होती है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लानी है। इसके ऊपर भी हम एक अलहदा वीडियो करेंगे, बट हमें इस डिनोमिनेटर को बढ़ाना है। ये 100 बिलियन यूनिट जो बिल होते हैं, 120 बिलियन यूनिट जो प्रोड्यूस होते हैं, इसको हमें अगले 3-5 साल में 180-200 बिलियन पे लेके जाना है, तभी कहीं हमारे टैरिफ रिड्यूस होंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।